कॉपी लाई हो ना, कॉपी में लिखना शुरू करते हैं। आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा होगा? एक होगा अकाउंटिंग का जो सेकंड मेथड है, जहां पे हम क्रिएट करते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो इसमें मैं बताऊंगा सेल ऑफ एन एसेट की अकाउंटिंग। तो डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के पहला मेथड रिवाइज कराता हूं मैं। पहला मेथड पहला मेथड सबसे पहला मेथड है क्रेडिटेड टू द एसेट्स अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको हम एसेट के अमाउंट में से रिड्यूस कर देंगे। जो भी आपका एसेट्स का वैल्यू है, जैसे लेट सपोज एग्जांपल देता हूं, अगर आपका एसेट के वैल्यू 5 लाख रुपए है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन 50,000 रुपए का है, तो इस पहले वाले मेथड में जो कि क्रेडिटेड टू द एसेट्स अकाउंट वाला जो मेथड है, इसमें उतने अमाउंट से रिड्यूस कर देंगे। इसकी एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री जब एसेट्स परचेस करके लाते हैं तो क्या रिकॉर्ड करते हैं? बोलो जोर से बोलो। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एसेट्स को क्यों डेबिट किया गया है? एसेट्स को क्यों डेबिट किया गया और बैंक को क्यों क्रेडिट किया गया है? बैंक हमारा रियल नेचर का होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग इसको किया गया क्रेडिट। और एसेट्स को रिकॉर्ड करने का एक और हमने मेथड सीख रखा है। कौन सा? एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उसे डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एसेट्स हमने परचेज करके लाया है, तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री, ये कब एंट्री पास होगी, किस डेट को? डेट बताइए, किस डेट को इस एंट्री को पास करेंगे? जिस दिन हमने एसेट्स को परचेज करके लाया है। लेट सपोज अगर 1 अप्रैल को ये एसेट्स परचेज करके लाए हैं तो 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर को परचेज करके लाए हैं तो 1 अक्टूबर। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो एट द एंड में कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन कब कंप्यूट होगा? या 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को। प्रॉफिट एंड लॉस में भी 31 मार्च को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हो गई 3 एंट्री। सेकेंड ईयर की एंट्री इसमें कैसी होती है? सेकेंड ईयर की एंट्री बताइए। सेकेंड ईयर भी सेम एंट्री होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और एक और एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। ये सेकेंड एंट्री होगी। लेकिन वहीं पे हमारा एक और मेथड है। मेथड क्या है कि जहां यहाँ पे हमने एसेट्स को क्रेडिट कर रखा था, यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू को टच नहीं करेंगे। एसेट्स से कोई नहीं आ रहा है, स्पेस दबाओ। क्या होगा? एसेट्स की वैल्यू के ऊपर इस वाले मेथड में, जो सेकेंड मेथड है हमारा, एसेट्स की वैल्यू पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एसेट्स की जो हिस्टोरिकल वैल्यू कैसे कंप्यूट होता है बताओ? हिस्टोरिकल वैल्यू में कौन कौन से कहां तक के खर्चों को ऐड कर दिया जाता है? अप टू रेडी टू रेडी टू यूज। जब ये रेडी टू यूज हो जाएगा वहां तक सारे खर्चों को हम ऐड कर देंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाता है। एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए आपकी टोटल वैल्यू है, जहाँ पे 4 लाख रुपए आपकी परचेज प्राइस थी मशीनरी की, और 1 लाख रुपए आपका फ्रेट और इंश्योरेंस में हुआ। फ्रेट और इंश्योरेंस के खर्चे, तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा अमाउंट? 5 लाख रुपए।
लेकिन जब इस जहाँ पे हम डिप्रिसिएशन कंप्यूट करते थे, अगर इस एग्जांपल में इसकी लाइफ 10 ईयर का है, 10 साल है इसकी लाइफ, यहाँ पर डिप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना आ जाएगा, ₹50,000 का। उतने से हम इस अमाउंट को रिड्यूस कर देते थे। लेकिन जब हम इस सेकेंड वाले मेथड को फॉलो करेंगे, वहां पे एसेट्स को क्रेडिट करने के, एसेट्स को क्रेडिट नहीं करके कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। एक प्रोविजन हम बना लेंगे। जब आप इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे, जहाँ पे बैलेंस शीट बनता है, तो नेट इफेक्ट दोनों का सेम ही आएगा। आप चाहे इस वाले रास्ते से चलिए, चाहे इस वाले रास्ते से चलिए, दोनों एक ही जगह जाएंगे। बस दोनों को पहुंचने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे हम एसेट्स को डायरेक्टली अमाउंट रिड्यूस कर दे रहे थे, यहाँ पे एक अकाउंट दूसरा ओपन कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या ये कंपलसरी होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, या ये इन दोनों में से कौन से रास्ते को फॉलो किया जाए? क्या ये कंपलसरी है कि किसी को हम फॉलो कर सकते हैं? कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी रास्तों को फॉलो कर सकते हैं जैसा आपको लगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग एसेट्स अकाउंट, आपको कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो कौन सा अकाउंट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तब इस वाले रास्ते से चलेंगे। अगर वहां पे मशीन एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करने को बोलेगा, तब हम इस वाले रास्ते से चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा होता है, नहीं लिखा होगा कुछ भी, तो हमेशा हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, ये वाला मेथड नहीं फॉलो करते हैं। इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, इसीलिए हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। ये थोड़ा इजी वे में है, इस ये वाला रास्ता समझना। इसका मैं एक एग्जांपल कराता हूँ कैसे एंट्री पास होगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल लिखिए। एसेट्स परचेज्ड फॉर ₹4 लाख, इंश्योरेंस ₹50,000, फ्रेट 50,000, लाइफ 10 ईयर। क्वेश्चन लिख लो कॉपी में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला। इसका आंसर सबसे पहले क्या कंप्यूट करेंगे, ईयर वन में सबसे पहले क्या, कौन चीज हम सबसे पहले, पहला स्टेप कौन सा होता है बताओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट निकालना, चाहे बुक वैल्यू फाइंड आउट कर। परचेज प्राइस कितना है इसका, 4 लाख। इंश्योरेंस और फ्रेट के खर्चों को ऐड किया जाएगा, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट 1 लाख, टोटल 5 लाख। टेन्योर कितना, लाइफ कितना है इसका, 10 ईयर्स। क्या कोई स्क्रैप वैल्यू है इस क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू दिया है, नहीं दिया। स्क्रैप वैल्यू होता तो क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू होता तो डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए क्या किया जाता, नहीं सुनाई दे रहा, जो बोलो। यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर का, 50,000, 5,000 नहीं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10। हाँ हाँ वही 50,000, 50,000। स्पेस दबाना पड़ेगा।
इसकी एंट्री पास करो खुद से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला मेथड फॉलो करना है। उस केस में एंट्री कैसे होगी वो फॉलो करो। जनरल एंट्री, हाँ, फर्स्ट ईयर में। पहली साल इसकी एंट्री कैसे होगा? ईयर 1, पहली एंट्री बताओ। एसेट्स टू टू बैंक, कितने अमाउंट से? 4 लाख। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री, नहीं नहीं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका नरेशन क्या होगा? इंश्योरेंस एंड फ्रेट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस एंड फ्रेट। चाहे तो आप इसका इकट्ठा करके 5 लाख की एंट्री पास कर दीजिए, या तो दोनों को सेपरेटली करिए। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? या तो मैं 5 लाख वहीं पर लिख देता एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन नरेशन में हमें पूरा कंप्लीट लिखना होता कि हमने एसेट्स को भी परचेज किया है और साथ ही इंश्योरेंस एंड फ्रेट एक्सपेंसेस को इसी में इंक्लूड कर रखा है। तो आप नरेशन में लिख के वहां पे एंट्री 5 लाख की पास कर दीजिए, या तो अलग अलग करके अलग अलग नरेशन लिखिए। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने अमाउंट से? चौथी एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और क्या क्या चीजें कहता है। सेकेंड ईयर की एंट्री, फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर की एंट्री क्या होगी? सेकेंड ईयर की एंट्री बताओ अंजलि। डिप्रिसिएशन अकाउंट टू 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 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कौन सा रास्ता? हम सेकेंड वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। पहला वाला मेथड फॉलो करते तो यहाँ पे एसेट्स हो जाता बस। 2 साल मैंने पास कर दिया, ठीक है। समझ में आया दोनों मेथड में कितना सिंपल सा डिफरेंस था एक। लेकिन मैं और इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलूं? लिखना है कि हो जाएगा? हो जाएगा। चलूं आगे? एक सिचुएशन में देता हूँ ना उसको, उसको थोड़ा सा और अच्छे से, प्रोविजन समझ में नहीं आया होगा अभी कि आखिर एक जगह हम प्रोविजन बना रहे हैं और एक जगह सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन और एसेट्स में क्रिएट कर रहे हैं।
आखिर दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, बेसिक सा डिफरेंस क्या है? आखिर दोनों रास्तों में एक ही जगह पहुंचना है, तो आखिर दो रास्ते क्यों बनाएगा? क्वेश्चन उठता है दिमाग में ये कि दो रास्ते एक ही जगह पहुंचने के क्यों बनाएगा? हो सकता है दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा तभी दो रास्ते बने। तो डिफरेंस क्या है उस चीज को फाइंड आउट करते हैं। पहले मेथड को देखते हैं। वहां पे सिर्फ डिप्रिसिएशन को, आखिर थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया देता हूँ P&L अकाउंट के बारे में। P&L अकाउंट के बारे में, क्रेडिट साइड आपका इनकम होता है, डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। इसका प्रेजेंटेशन में नहीं समझ रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं बनता, इसके काफी फॉर्मेट भी होता है, मैं बस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। एक तरफ हो जाता है क्रेडिट साइड, क्या हो जाएगा? इनकम, और डेबिट साइड एक्सपेंस। ठीक है। लेकिन जब हम P&L अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, इसको हम डेबिट कर देंगे। लेकिन एक चीज हमें वो नहीं निकल के आएगा कि आखिर ये पैसा जो P&L का है वो गया कहाँ? हम एक प्रोविजन, दूसरा रास्ता यही कहता है कि जो प्रोविजन बना है ना वो सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है P&L से। P&L ये जो मेरा खर्चा है इनकम, वहां से कुछ पैसा उठ के मेरे प्रोविजन में आ रहा है, और उस प्रोविजन को क्रिएट इसलिए कर रहे हैं कि जब एसेट्स जो 10 साल उसकी लाइफ है, जब 10 साल खत्म हो जाए तो हमारे पास कुछ पैसा हो, प्रोविजन बना हो, पहले से हमने कुछ पैसा रिजर्व में रख रखा हो, ताकि हमको एसेट्स फिर से नया परचेस करने में इजी हो जाए। कुछ समझ में आया? पहले वाले मेथड से भी यही चीज है, लेकिन वहां पे आप P&L चाहे बैलेंस शीट देखकर आप चीजों को समझ नहीं पाओगे कि आखिर हमारे प्रोविजन में कितना अमाउंट पड़ा है। ये तो P&L का एक फॉर्मेट था, अब बैलेंस शीट का मैं फॉर्मेट बताता हूँ। बैलेंस शीट का तो नाम सुना ही होगा, बैलेंस शीट P&L। एक साइड एसेट्स, दूसरी साइड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एसेट्स लिख दोगे 5 लाख का। ये दोनों चीजें हमारी मैच होनी चाहिए एट द लास्ट, लाइबिलिटी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी हमारा मैच होना चाहिए, और एसेट्स का टोटल जो भी होगा वो मैच होना चाहिए। तो हमारा एसेट्स टोटल बैलेंस आ जाएगा 5 लाख। पहला मेथड जहां पे मैं डिप्रिसिएशन को एसेट्स की बात कर रहा था, जहां पे क्रेडिट किसको करेंगे? एसेट अकाउंट को, तो वहां पे हम सर डिप्रिसिएशन माइनस कर देते थे, और जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4,50,000। पहले वाले मेथड से, ठीक, पहले वाले मेथड से ऐसे होगा। फिर से मैं ये मेथड्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, पहले वाले ही रास्ते से मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे होगा एसेट्स, जब बैलेंस शीट लास्ट में बनती है, इतना पता ही होगा, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगा, जैसा भी होगा। अगर कंपनी आपका फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है 31 मार्च को बनेगा, अगर कंपनी अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रही है तब कौन सी डेट को बनेगा? फर्स्ट? नहीं, फिर से क्वेश्चन को सुनो। फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर दोनों सेम ही होता है। अगर मैं यहीं पे बात करता कि कैलेंडर ईयर को फॉलो किया जा रहा है, तो जब साल किस डेट को खत्म होगा कैलेंडर ईयर को अगर फॉलो किया जाएगा तो? कब? 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे करेंगे तो साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। यही दोनों में डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या डिफरेंस होगा? चाहे फाइनेंशियल ईयर को आप अकाउंटिंग ईयर भी कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर किसको कहते हैं? 1 अप्रैल से आपका शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च, अगली साल के 31 मार्च को। और कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ये बैलेंस शीट मेरी फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे थे 31 मार्च को बनेगा, और यहाँ पे जो आपका एसेट्स होगा वो शो होगा 4,50,000। ऐसे बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसे बैलेंस शीट में चीजों को प्रेजेंट नहीं किया जाता है। नोट्स, अब वो आगे आप चीजों को समझेंगे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अभी आपके लेवल पे, 11th के लेवल पे आप ये भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा आपको लिखना होगा नोट्स, नोट्स नंबर 1। जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ोगे डिटेल में तो वहां पे समझ में आएगा इसको कैसे लिखा जाता है। और एक नोट्स बना होगा, वर्किंग नोट टाइप में बनता है, नोट नंबर 1।
वहां पे लिखा रहेगा सर 5 लाख है डिप्रिसिएशन का अमाउंट, वहां पे डिप्रिसिएशन है 50,000 और नेट बैलेंस कितना आ गया 4,50,000 और ये उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कौन सा मेथड था? क्रेडिटेड टू द एसेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मैंने अभी नहीं बताया इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, अब उसको देखते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाले मेथड को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, बताऊं? पी&एल में क्या आएगा, डिप्रिसिएशन खर्चे की तरफ, लेकिन यही डिप्रिसिएशन जो यहाँ पे है यही एक जगह और भी गया, कहाँ पे गया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट गया ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में उठ के। तो आप बनाओगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाओगे, इस साइड लिख दोगे एसेट्स कितना, और इस साइड लिख दोगे प्रोविजन कितना 50,000। इस साइड लिखोगे एसेट्स, इस साइड लिखोगे 50,000। टोटल आपका मैच हो जाएगा। हो सकता है आपने कैपिटल अपने बिजनेस में पैसा लगाया होगा तो उस चीज से वो मैच हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैच हो जाएगा। आप उसका चीज उसके बारे में मत सोचिए कि मैच नहीं हो रहा है सर, ये मैच नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैच मैं करा दूंगा जब आगे और डिटेल में जब बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा जाएगा तो यहाँ पे लिख दिया गया प्रोविजन, यहाँ पे लिख दिया है एसेट। अगर मैं बैलेंस शीट को देखूंगा तो तुरंत मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाया गया है ये पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है। हो तो यहाँ भी रहा था, इनकम का कुछ पोर्शन तो यहाँ भी जा रहा था पहले वाले रास्ते में भी, लेकिन वहां पे पता नहीं चल पा रहा था। सेकंड वाले चीजों में क्या हो गया, हमें पता चल जा रहा है कि सर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमने बना रखा है, वहां से पैसा को विड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, एसेट्स को परचेज कर लेंगे 10 साल बाद। ठीक है, इसके डिफरेंस को देखा जाए, यहाँ पे मैंने एक और रास्ता बनाया बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने का, बहुत प्रकार के, जैसा जिसको सुटेबल लगता है वैसे वो प्रेजेंट करता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में, या तो आप एसेट्स में से इसको रिड्यूस नोट्स बना के, नोट्स में जहाँ पे आप डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे पहले वाले मेथड में, वहां पे क्या माइनस होगा आप सर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बस यही डिफरेंस है। पहले वाला मेथड को और देखते हैं, ये वाला पहले वाला मेथड हो गया। खर्चे डेबिट साइड हमने डिप्रिसिएशन लिखा पी&एल में, फिर हमने एसेट्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे कौन सा वर्ड है, डिप्रिसिएशन, वहां पे कौन सा वर्ड आ जा रहा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। लेंदी रास्ता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एक लंबा रास्ता है, अगर ये भी इस तरीके से भी डिफरेंस किया जाए तो। अब इन दोनों, इनके बारे में डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया जाए। इसको ये मैंने कट कर रखा है, ये नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा समझना, 11th के लेवल पे इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ। इसको देखिए, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? डिप्रिसिएशन इट विल ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्या होगा, इट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्या? हाँ, ठीक है। अगला पॉइंट, टेम्परेरी एंड परमानेंट, इसका क्या मतलब हुआ? कैसे ये टेम्परेरी है? डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्यों टेम्परेरी बोला गया है? डिप्रिसिएशन अकाउंट को टेम्परेरी इसलिए बोला गया है कि ये सर हर साल क्लोज होता है फिर अगले साल ओपन होता है, लेकिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तभी बंद होगा जब आप एसेट को सेल कर दोगे, बेच दोगे, हटा दोगे अपनी बुक से, तभी बंद होगा। ये तो परमानेंट है, मतलब ईयर बाय ईयर चलता रहता है। लेकिन डिप्रिसिएशन हर साल ओपन होगा क्लोज होगा, हर साल ओपन होगा क्लोज होगा। अगला क्या डिफरेंस लिखा है? इसका डिफरेंस बताओ अंजलि, पढ़कर बता दो। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब
बैलेंस शीट में जब आप एसेट्स दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? 5 लाख माइनस डिप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, जो बैलेंस आएगा दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, मतलब डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद निकलता नहीं है। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस ध्यान से पढ़ो क्या हेडिंग है। WDV असल में वो दूसरा चीज है, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब वैल्यू को डिक्रीज किया गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये ऐसे नहीं शो होगा, यहाँ पे अमाउंट एसेट्स का आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे आएगा, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड ही होता है। लेकिन बस आपको समझाने के लिए कि नेट इफेक्ट इन दोनों का माइनस ही होगा, नेट इफेक्ट यहाँ से रिड्यूस होके ही होगा, बस इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखा है। अब चाहते हो तो यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। फिर से क्या लिखा गया है, सेम है जो जो मैंने पढ़ा है वही बस इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स अकाउंट। इसको भी कट कर दो, ये भी नहीं समझ में आएगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे हिंदी नहीं समझाऊंगा, अगर हिंदी बस बताना हो तो मैं इस चीज को बता देता, हिंदी में मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। पहला वाला भी पॉइंट मैंने इसीलिए कट करवाया और ये भी इसीलिए कट करवाया क्योंकि आप लोग हिंदी समझ जाओगे लेकिन इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाओगे चीज है क्या। अगला पढ़ो, चार डिफरेंसेस बहुत है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी नहीं। इट विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट इन बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन जो होता है प्रॉफिट लॉस में आता है, लेकिन बैलेंस शीट में हम इसको शो नहीं करेंगे, नोट्स बनाते हैं, नोट्स से रिड्यूस करके उस बैलेंस को शो किया जाता है। लेकिन इस साइड क्या लिखा है, इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट बट नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को P&L बनाते हैं तो वहां पे डेबिट करते हैं? डेबिट करते हैं? नहीं, वही चीज लिखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं होगा, मतलब डेबिट नहीं होगा। और एक डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा P&L में, खर्चे साइड लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन को। वही है, चार डिफरेंस बहुत है, इन दोनों डिफरेंस को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। अभी मैं WDV के बारे में नहीं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा सेल। अब किसके बारे में पढ़ा जाएगा? सेल ऑफ एसेट, सेल और डिस्पोजल। हाँ, शुरू करें। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन समझ में आया कि नहीं, आगे बताओ। समझ में आ गया पूरा कि दो रास्ते हो गए, या तो आप डिप्रिसिएशन को एसेट से रिड्यूस कर दो, या तो प्रोविजन एक नया अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। सेल, सेल क्या होता है, सेल का मतलब क्या होगा बताओ? मतलब एसेट्स को बेच दिए हम लोग, एसेट्स को क्या किए, बेच दिए, अपने बुक से उसको हटा दिए, चाहे अपने बिजनेस से उसको हटा दिया गया। क्या वो मेरे बुक में वो शो होगा सेल होने के बाद? हमने एक ये पेन परचेज करके लाया जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, हमने इसको 1 साल बाद यूज किया, 1 साल बाद इसको सेल कर दिया, तो जब मैं इसको सेल कर दूंगा तो क्या मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाऊंगा? जो चीज हमारे पास है ही नहीं, आप उसको एसेट अपना कैसे मान लोगे? आपके पास है ये पेन, जब आपने सेल कर दिया तो है नहीं है, तो आपके एसेट साइड आएगा वो? एसेट्स मतलब क्या होता है, जिसको आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, जिसको आप सेल करने के पर्पज से तो नहीं आपने खरीद रखा है। फिक्स एसेट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसको आप सेल करने के मकसद से नहीं परचेज किए थे, आप इसको बिजनेस में यूज करोगे और इससे पैसा कमाओगे। तो हमने जो पेन 1 लाख रुपए का परचेज किया था, इसको क्या मैं सेल कर दूंगा तो मेरे बैलेंस शीट में शो होगा एसेट साइड में? नहीं होगा। कब तक शो किया जाएगा? जब तक वो आपके पास है और आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। एंट्री इसकी एग्जांपल देता हूं, मैंने ईयर 1 ईयर 1 में 10,000 का एक एसेट परचेज करके लाया, XYZ, वो कोई सा भी एसेट हो सकता है,
चाहे वो एक मोबाइल हो सकता है, पेन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जैसा भी आप मान लें। मैंने एसेट परचेज करके लाया जिसकी कीमत है 10,000 रुपए और इसकी लाइफ है 10 साल, या एज ए परसेंटेज विद डिप्रिसिएशन आप कंप्यूट कर सकते हैं। लेट सपोज 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। एसएलएम मेथड से मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, डब्ल्यूडीपी से नहीं। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट हर साल डिप्रिशिएट होगा। कितना हो जाएगा डिप्रिसिएशन? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए 10,000 इंटू 10%, वो हमारा आ जाएगा 1,000 रुपए। तो मेरी एसेट्स की वैल्यू जब पूरा ये साल शुरू हुआ और खत्म हो गया, तो यहाँ पे मेरी एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? पहले वाले रास्ते से बताइए, एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी? 9,000। जब सेकेंड ईयर मेरा शुरू होने वाला था, दूसरा साल जब मेरा शुरू होने वाला था, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था एसेट्स का? मैंने इसको सर सेल कर दिया 8,000 में। क्या कर दिया? 8,000 में हमने इसको सेल कर दिया। तो पहले तो ये बताइए कि नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? 1,000 का। इसकी एंट्री देखिए कैसे, सेकेंड ईयर में जब ये सेल होगा एसेट, तो इसकी एंट्री कैसे पास किया जाएगा? पहली एंट्री बताइए क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और क्या होगा? नहीं, एक चीज यहाँ पे मिस हो रहा है। बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन एक और चीज डेबिट होगा। कौन सा? बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे नुकसान हो रहा है। जब लॉस होता है तो आप इसको क्या करते हो? डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो? नॉमिनल वाला रूल पकड़ के बताइए। डेबिट ऑल एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। और क्रेडिट साइड, ये मेरा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स टू एसेट अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्या, कौन सा अमाउंट आएगा यहाँ पे? कौन सा अमाउंट आएगा? नरेशन लिख लीजिएगा। एसेट्स सोल्ड एंड वी हैव इनकर्ड लॉस ऑफ ₹1,000। पूरी एंट्री हो गया लॉस का। दूसरा एग्जांपल, इसी एग्जांपल थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता है। 9,000 का मेरा ओपनिंग बैलेंस था। 9,000 का क्या था? ओपनिंग बैलेंस। फिर हमने इसको सेल किया कितने में? इसको सेल किया इस एग्जांपल में 10,000। 10,000 नहीं, 11,000 मान लेते। तो अब बताइए फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्या होगा? फायदा होगा। कितने का होगा? 2,000 का फायदा होगा। जिसकी कीमत 9,000 रुपए थी, आपने उसको 11,000 में सेल किया, तो आपने कितने का प्रॉफिट कमाया? फायदा कमाया 2,000 रुपए का। गेन, गेन हुआ। अब इसकी एंट्री बताइए, इस केस में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? पैसा आ रहा है, सेल किए हैं, पैसा आ रहा है। टू एसेट्स। एसेट्स क्यों क्रेडिट हो रहा है? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। फिर से सुनिए, 9,000 का हमने एसेट लेकर आया था, हमने उस एसेट को बेच दिया, तो क्या मेरी बुक्स में वो एसेट है कि नहीं है? एज ए मशीनरी वो चीज है हमारे पास। मान लो इस एसेट्स का नेम होता मशीनरी। मशीनरी, ये एसेट्स जो 9,000 का आपके बुक में स्टैंड हो रहा था, जिसकी वैल्यू थी 9,000, क्या अब आपकी बुक में इसकी कोई वैल्यू रह गई है? नहीं। तो ये कम डिक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। हमको फायदा भी हुआ। कितने का? तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? नॉमिनल का रूल पकड़ के बताइए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड क्या करेंगे?
डेबिट, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा होगा तो क्या करेंगे? फायदा होगा तो क्या करेंगे? कितने से? यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 11,000। एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 9,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब ये एंट्री क्या कंप्लीट होगी मेरी? बस इतनी एंट्री पास करेंगे, इसके बाद भी एक एंट्री आती है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस को। अब जब लॉस हुआ, चाहे फायदा हुआ चाहे नुकसान हुआ, आपको इसको पीएनडल के अकाउंट में तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। पीएनडल में ट्रांसफर करेंगे इसको। एंट्री बताइए, गेन वाली एंट्री बताइए आगे कैसे पास होगा? पीएनडल में किस साइड? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्या हो जाएगा एंट्री? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनडल अकाउंट। कितने से? 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। पीएनडल में किस साइड आ जाएगा? पीएनडल अकाउंट हमने लेजर बना लिया पीएनडल का। अब बताओ किस साइड इसको दिखाएं? ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, किस साइड? क्रेडिट साइड। क्या नाम यहाँ पे कैसे लिखाएंगे? टू की बाई? बाई। समझ में आया ये? अब हमारी जाके एंट्री क्या हो गई? खत्म हो गई। लॉस हुआ था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया नहीं था इस केस में। लॉस होगा तो पीएनडल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गेन टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसकी इस वाली एंट्री को मैं पास कराता हूँ यहाँ पे एंट्री आप पास करिए। इस वाले केस में, इस वाले केस में कौन सी पीएनडल में ट्रांसफर करेंगे? पीएनडल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल। कितने से? कितने से? ठीक है, समझ में आ गया सेल के केस में कैसे एंट्री पास होगी? इसको थोड़ा पढ़ो, पूरा इसको रीड कर लो पूरा। समझ में आ गया ये पूरा? कोई डाउट है? इसकी एंट्री है ये। एसेट्स को सेल किया गया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू दूसरी, दूसरा यहाँ पे प्रोविजन लिखा हुआ है। जब प्रोविजन वाला रूल फॉलो करते हैं तब ये वाली एंट्री आती है। कौन सा रूल फॉलो करते हैं तो? ये वाली एंट्री किस केस में पूरा? ये तो चलिए मैं बाद में बताऊंगा, इसको रहने दीजिए। प्रोविजन फॉर, सारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, तो वो वाला मेथड फॉलो करेंगे।
ठीक है, इसको ये सब चीजें मत पढ़िएगा अभी, ये दोनों एंट्री नहीं मत पढ़िएगा, ये वाली एंट्री होगी। ये वाली बैंक अकाउंट लॉस ऑन सेल टू एसेट्स, ये वाली। और एक गेन होगा तो कौन सी एंट्री थी, ये वाला। ठीक है, वो प्रोविजन, वो जो एंट्री आप देख रहे थे वहां पे वो कौन से मेथड के लिए था, कौन से मेथड के लिए था वो वाला, जब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट वाला रूल फॉलो करोगे तब। उसको मैं कल बताऊंगा, आज के लिए इसका एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बस यहीं पे रहने देंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन वही वाला, वो वाला नहीं बताऊंगा, लाओ उसी को बताते हैं। इसमें कौन सा मेथड फॉलो किया गया है, एसएलएम, एसएलएम लिखा तो है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, एसएलएम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। क्वेश्चन क्या है, 1 जुलाई 2070 को हमने एक मशीनरी परचेज किया था, कितने का, 1 लाख रुपए का। फिर हमने 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किया था, कितने का, 50,000 का। फिर हमने एक और एसेट परचेज किया 1 अक्टूबर 2019 को, कितने का, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने परचेज नहीं किया है, 1 अक्टूबर 2019 को सेल किया है। क्या किया है, कौन से एसेट्स को सेल किया है, फर्स्ट मशीनरी को। ये जो हमारी पहली मशीनरी थी, ये दूसरी मशीनरी थी, तो ये जो पहली मशीनरी थी इसको हमने 1 अक्टूबर 2019 को सेल कर दिया है 65,000 में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। एसएलएम मेथड है, कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है इनका, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, चलिए कोई नहीं, मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर कर देंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, कितने सालों का सर, 3 सालों का। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है ना, ये लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम फैक्टर भी चीजें। टाइम फैक्टर क्या कहता है कि सर जो डिप्रिसिएशन निकलता है वो पूरे साल का निकलता है, लेकिन डिप्रिसिएशन में एक और चीज शायद मैंने आप लोग को बताया, नहीं बताया तो अभी से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होता है, जितना आप एसेट्स को जिस साल यूज करोगे उतना ही। लेट सपोज अगर आपने एसेट्स को 6 महीनों के लिए यूज किया है तो डिप्रिसिएशन आप पूरे साल का P&L में डेबिट नहीं करोगे, उतने ही साल का डेबिट करोगे जितने साल आपने क्या किया है, एसेट्स को यूज किया है। ठीक है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में जो है काफी सारे टाइम फैक्टर, जैसे कि 1 जुलाई 2070, तो क्या इसमें हम पूरे साल का डिप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे P&L में, नहीं। हम काउंट करेंगे कि एसेट्स को 17-18 में कितना यूज किया गया, फिर 18-19 में कब कितना यूज किया, और फिर 19-20 में कहां तक यूज किया गया। टाइम फैक्टर भी डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमने जो पहली पहली क्लास में मैंने ये बताया था 3 चीजें, कौन कौन सा 3 चीजें बताया था, डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने से पहले 3 चीजें बताइए। हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा स्क्रैप वैल्यू, तीसरा कितने साल के लिए। वहां पे जो साल था कितने साल के लिए, वो किस लिए था, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए, लेकिन वहीं पे एक चौथा पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा, टाइम फैक्टर। क्यों आपने उस एसेट को उस साल कितना यूज किया है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की पूरे 12 महीने, पूरा 12 महीने आपने यूज किया सर उस एसेट्स को,
तो पूरा टोटल डिप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर ईयर का P&L में डेबिट होगा। नहीं तो आपने अगर 6 मंथ यूज किया है तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन वहां पे डेबिट होगा। स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। पहली साल सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाओ कि जनरल एंट्री भी इसकी पास कराऊं? मैं जनरल एंट्री भी इसका पास कराऊंगा तभी आपको मशीनरी अकाउंट समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनवा दो। मशीनरी अकाउंट, चलिए कोई नहीं, अभी मैं मशीनरी अकाउंट बनाता हूँ। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से इसका जर्नल भी रिकॉर्ड करवाऊंगा और इसको भी अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तब हम इसकी एंट्री भी देखेंगे। क्योंकि जो अकाउंट है, जो लेजर है मशीनरी का, वो कहाँ से बन रहा है? लेजर से ही तो बनता है, सॉरी जर्नल से बनता है। कहाँ से बनता है? जर्नल से। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब आप लिख लीजिएगा। तो पहली एंट्री बताइए, पहली एंट्री बताइए क्या होगा? कब हमने एसेट्स को परचेज किया था? 1 जुलाई 2000। 1 जुलाई 2000, आप अच्छे से लिख लीजिएगा थोड़ा। फर्स्ट डेट भी, डेट का भी एक कॉलम बना लीजिएगा, वहां पे लिखिएगा डेट 1 जुलाई 2017। टू बैंक या बाई बैंक? टू बैंक। कितने से? 1 लाख से। ईयर कौन सा है? 17-18, फर्स्ट ईयर। वर्किंग नोट, डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए एक वर्किंग नोट नीचे बनाइएगा। आप एडजस्ट करके अपने में नीचे बना लीजिएगा, मैं इस साइड में बना रहा हूँ यहाँ पे। पहला वर्किंग नोट हमारा सर बना। 1 जुलाई 2017 को हमने परचेज किया था, कितने का सर? 1 लाख रुपए का। पूरा साल कहाँ से कहाँ तक का है? पूरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक का, 12 मंथ्स का है। लेकिन हमने इस एसेट को उस साल कब लाया था? 1 जुलाई को लाया। क्या हमने इसको 12 मंथ के लिए यूज किया? नहीं। कितने साल के लिए? टाइम पीरियड बताइए, कितने महीनों के लिए हमने इस एसेट को यूज किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स आ गए? 9 मंथ्स। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, पहले लिखते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स कितना आएगा? कितना आएगा? 1 लाख इंटू 10% दिया था डिप्रिसिएशन का रेट, और एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन कंप्यूट होता है। 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन बताइए कितना हो जाएगा? 10,000। 9 मंथ्स के लिए हमने इसको एसेट्स को यूज किया, तो डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स कितना हो जाएगा? डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स 10,000 इंटू इंटू 1 लाख का 10% कितना आएगा? एसेट्स की वैल्यू कितनी थी बताइए? एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 75। कितना आ जाएगा? 9/12, 7500। तो 17-18 में डिप्रिसिएशन हमारा जो पहला मशीनरी था उसके लिए कितना हो जाएगा? कंप्यूट हो गया क्या? 10,000 लिखेंगे कि 7500 लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 10,000 की 7500? जी डिप्रिसिएशन में कंप्यूट कर रहा हूँ। 7500 किस साइड लिखेंगे? मशीनरी में। क्या इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की मशीनरी को क्रेडिट करेंगे? किसको करेंगे? मशीनरी को। लिखा नहीं आपके क्वेश्चन में कहीं भी कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का रूल फॉलो किया। तो मैं पहला वाला रूल फॉलो, पहला वाला रास्ता में फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे कर देंगे क्या? क्या लिखेंगे बताइए? बाई डेप्रिसिएशन। कितने से? 7500। डेट होगा जी 31 मार्च, 31 मार्च 2017 को। अरे हाँ सॉरी 18 को।
17-18 का हमारा साल था, तो 17-18 में 31 मार्च 2018 को 7500 का, फिर 31 मार्च 2018 को बाई बैलेंस, क्या हमने कोई और एसेट परचेज किया था 17-18 में? मार्च तक, मार्च 18 तक कोई और एसेट था? मार्च 18 तक क्या कोई और एसेट था? नहीं। तो मेरा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा मशीनरी का। कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा? 92,500 का हमारा बैलेंस आ जाएगा। टोटल बताइए इसका, टोटल दोनों साइड करते हैं ना, कितना आ जाएगा? 1 लाख का। अगली साल बताइए क्या होगा? 17-18 क्या खत्म हो गया? आंसर इजी है, 17-18 हमारा खत्म हो गया पूरा। अगली साल चलते हैं। किस साइड लिखेंगे? क्या मैं क्रेडिट साइड में लिखूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि डेबिट साइड में लिखूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? डेबिट साइड में। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मशीनरी 1। यहाँ मशीनरी 1 क्यों मैंने लिखा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये किस मशीनरी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो मशीनरी 1 में कितना बैलेंस आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से? 92,000, 92,500। समझ में आया कहाँ से आया ये? ओके, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को कुछ और भी हुआ। क्या हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक और मशीनरी क्या लाया था? एक और मशीनरी परचेज करके लाए थे। तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए मशीनरी, मशीनरी सेकेंड। कितने का लाए थे? कितने का लाए थे? कितने का? 50,000 का, 50,000। अब डिप्रिसिएशन भी निकलेगा दोनों पे। 31 दिसंबर 2018 क्या हमने कोई एसेट सेल भी किया था क्या 18-19 में? एक बार क्वेश्चन को फिर से देख के बताइए, सेल किया था क्या? कोई सेल किया था? कब? 1 अक्टूबर 2019 को। लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं? कौन से साल में अभी हैं हम सर 18-19 में, दैट इज 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। क्या मार्च 2019 से बाद में हुआ था कि पहले हो गया था? बाद में हुआ था। 31 मार्च 2019 के बाद में हुआ था, तो ये अगली साल 19-20 की ट्रांजैक्शन है, तो अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? बाई, बाई होगा ना? क्या होगा? बाई, बाई 9,000 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मार्च नहीं है, मशीनरी है, ठीक है। मशीनरी 1, और ये कौन सा है? मशीनरी सेकेंड। डिप्रिसिएशन कंप्यूट डेट ऊपर मैंने लिख रखा है 31 मार्च, अरे यार यहाँ भी लिखा है क्या मैंने? 31 मार्च 2018, अरे सॉरी, फिर 19, ठीक है। 31 मार्च 2019 हो गया। कितना आ जाएगा मशीनरी 1 में डिप्रिसिएशन? कितना आएगा मशीनरी सेकंड का डिप्रिसिएशन? कितना आएगा? सबसे पहले बताइए मशीनरी 1 का डिप्रिसिएशन कितना होगा? एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं ना कि डब्ल्यूडीबी। एसएलएम के केस में डिप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। कितना हो जाएगा पूरे साल का? 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। मशीनरी सेकेंड डिप्रिसिएशन रेट 10%, 50,000। कब हमने एसेट्स को परचेज करके लाया था? 1 अक्टूबर 2018 को। कितने महीनों के लिए यूज किया? यहाँ पे 10,000 पूरा हमने क्यों लिखा है? सबसे पहले तो ये बताइए मशीनरी 1 में सर 10,000 पूरा 1 क्यों है? यहाँ पे क्यों नहीं 7,500 है? रीजन क्या है इसके पीछे का?
इसके पीछे का रीजन ये है कि सर हमने जब एसेट्स को परचेज करके लाया था वो 1 जुलाई को परचेज करके लाया था, 9 मंथ्स के लिए यूज हुआ था, तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन पहली साल, लेकिन दूसरी साल तो सर हमने एसेट्स को पूरा यूज किया है ना, 12 महीने यूज किया है कि नहीं किया है? हाँ सर किया है, 12 महीने यूज किए हैं एसेट्स को, तो पूरा डिप्रिसिएशन लिखेंगे कि आधा अधूरा लिखेंगे? पूरा लिखेंगे, 10,000। ठीक है। दूसरी जो मशीनरी आई थी वो कब आई थी? 1 अक्टूबर 2018 को। कितनी वैल्यू थी इसकी सर? 50,000 रुपए। कितने महीनों के लिए यूज किया गया मशीनरी सेकंड को? बताइए कितने महीनों के लिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? इसका भी वर्किंग नोट बनाओगे? रहने दो, चलिए मैं इसका भी बना देता हूँ। मशीनरी सेकंड का बना लीजिएगा, मशीनरी वन तो आपको समझ में आएगा, मशीनरी सेकंड का आपको नहीं समझ में आया होगा। 1 अक्टूबर 2018 को सर हमने परचेस करके लाया था 50,000 जिसका प्राइस था। डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स कितना आ जाएगा सर? बताइए, डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स कितना आएगा? 10%, 5,000। डिप्रिसिएशन क्या 6 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा? 2,500। ये कब का डिप्रिसिएशन है? 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19 तक। ठीक है। कितना डिप्रिसिएशन यहाँ पे, कितना डिप्रिसिएशन लिखेंगे मशीनरी सेकंड में? टोटल डिप्रिसिएशन 12,500। और बढ़ते हैं आगे। अब सर 31 मार्च को एक और चीज होगा। क्या होगा 31 मार्च को? 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन के नाम से भी कुछ आएगा 2019 को। टू टू होगा कि बाई बैलेंस कैरी डाउन। मशीनरी वन, मशीनरी टू। अब पूरा पूरा कंप्लीट लिखिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है M1 M2। कितना हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन? बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे मशीनरी वन का? मशीनरी सेकंड का कितना होगा? ठीक है, दोनों समझ में आया? कहाँ से उठ के आया? 82,500 प्लस 47,500, 1,30,000 टोटल। ये साल भी हमारा खत्म हो गया कि चल रहा है? अभी खत्म हो गया। अगले साल चलते हैं। अगला साल कहाँ से कहाँ तक का है बताइए? अगला साल आगे सबसे पहले बताइए कहाँ से कहाँ तक का है? 2018-19 में है कि 19-20 में आ गए? 19-20 में आ गए। कब से कहाँ तक? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले सर 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 दूसरा हो जाएगा M2। कितना? M1 M2 मतलब मशीनरी वन एंड मशीनरी टू। अपनी कॉपी में कंप्लीट लिखिएगा, मशीनरी वन मशीनरी टू। कितना हो जाएगा अमाउंट? बताइए 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 कितना होगा? समझ में आया कहाँ से उठ के आ रहा है? ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया। इस साल हो रखा है कुछ और। इस साल क्या हो रखा है? 65,000 का हमने 1/10/2019 का जो था इसके लिए वर्किंग नोट बनाना होगा, और काफी डिटेल में इस वर्किंग नोट को समझेंगे। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 अक्टूबर 2019 को हमने सेल किया था 65,000 का, कौन सा? जो हमने खरीद के लाया था मशीनरी वन को। तो इसके वर्किंग नोट को समझते हैं, मशीनरी वन के वर्किंग नोट। कौन से साल के लिए है सर ये? 19-20 के लिए। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को कितना था? 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग बैलेंस कितना था मशीनरी वन का? मशीनरी वन का कितना था ओपनिंग बैलेंस? 82। 82 था। कितना था? 92 की 82?
82। मैं पूछ रहा हूँ 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस कितना था? कितना? 82,000। एसेट को सेल कब किया गया आगे तो ये बताइए, डेट बताइए, एसेट को कब सेल किया गया? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2019 को। तो क्या जब 1 अक्टूबर 2019 तक हमने उस एसेट को यूज किया कि नहीं किया? किया। क्या उतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा? होगा। कितने महीने का? मंथ बताइए, कहां से कहां तक ये भी बताइए, मंथ बताइए इन नंबर्स में, और ये भी बताइए कहां से कहां तक। 6 मंथ। कब से कहां तक? 1 अक्टूबर, अक्टूबर तक होगा। क्या होगा यहाँ पे? मैंने कुछ गलत लिखा है, बताइए। 1 अप्रैल 2019 टू सितंबर तक, क्योंकि हमने तो 1 अक्टूबर को एसेट ही बेच दिया, तो सितंबर तक तो यूज किया ना। 1 अक्टूबर को तो एसेट बिक ही गया, तो सितंबर 19 तक कितने हो जाएंगे? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बताइए? 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना था? मैंने वर्किंग नोट में बता रखा 10,000 था ना, 10,000 का। तो 6 महीनों का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000। ये 12 महीनों का डिप्रिसिएशन था हमारा 10,000 का। एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। ध्यान से सुनिए, एसएलएम के केस में जो डिप्रिसिएशन कंप्यूट होता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कंप्यूट होता है, डब्ल्यूडीबी पे कंप्यूट नहीं होगा। जब डब्ल्यूडीबी का मेथड फॉलो करेंगे तब 82,500 पे होगा। एसएलएम में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एसएलएम, एसएलएम में कितना था डिप्रिसिएशन 12 मंथ्स का? 10,000। तो 6 महीनों का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, 5,000। 5,000 कैसे आया? 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन था सर हमारा 10,000 का, तो सर 6 मंथ्स का हो जाएगा 10,000 इंटू 6/12, हाफ कर देंगे उसका, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5,000। तो फर्स्ट अक्टूबर 2019 को बैलेंस कितना हो जाएगा हमारा एसेट्स का? एसेट्स को यूज किए तो डिप्रिशिएट भी तो होगा। कितना हो जाएगा बताइए? 77,000, 77,500। सेल कितने में किया सर? सेल कर दिया एसेट्स को कितने में? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितने का? समझ में आया? समझ में आया लॉस कैसे आया? मैं एक बार बताता हूँ। हम सर फर्स्ट अप्रैल 2019 को हैं। 1 अप्रैल 2019 को एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस था सर 82,500 का। एसेट्स को यूज किया गया 6 मंथ। क्यों यूज किया गया 6 मंथ? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर 2019 को एसेट्स को कर दिया है सेल, तो 6 मंथ ही तक एसेट्स को यूज किए, तो डिप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स का निकलेगा। कितना आया है? 5,000। फिर 1 अक्टूबर 2019 को डिप्रिसिएशन का माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बैलेंस? 77,500। डब्ल्यूडीबी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू इस समय 77,500 है डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। एसेट्स को बेचा कितने में गया है? 65,000 में। तो लॉस कितने का हो गया? 12,500। ठीक, अब आ जाइए इधर, मशीनरी अकाउंट में आ जाते हैं। 1 अक्टूबर 2019 क्या लिखेंगे? टू की बाई? बाई लॉस ऑन, यही लिखेंगे ना?
सोच के बताइए। कंफर्म लिख दिया जाए यहीं पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एन मशीन, मशीन नंबर 1 कितने का लॉस हुआ था? 12,500। और कुछ हुआ इस साल? और कुछ भी नहीं हुआ, तो 31 मार्च को आ जाइए। यहाँ पे एक और चीज लिखिएगा, 1 अक्टूबर को एक और चीज लिखिए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1। कितना था डेप्रिसिएशन? कितना था डेप्रिसिएशन बताओ? 5,000 का। और कुछ हुआ था? बाई बाई बैंक, बैंक से पैसा भी तो आया था, एसेट्स मशीनरी 1 हमारा गया था। तो एंट्री को रिकॉल करो। चलो एंट्री बताओ इसका आगे, तब ये लेजर समझ में नहीं आ रहा है ना। एंट्री बताओ, जनरल एंट्री बताओ। इस केस में जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट जनरल एंट्री इसका लिखवा देता हूं मैं, आप इसका वर्किंग नोट में जनरल एंट्री भी लिख लीजिए, तब और अच्छे समझ में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, फिर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भी था। कंपाउंड एंट्री में सबका इकट्ठे एंट्री पास कर रहा हूँ। डिप्रिसिएशन क्यों आ रहा है बताओ? डिप्रिसिएशन भी तो आएगा ना 5 महीनों का, 5,000 रुपए। सेपरेटली पास कर दूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं सेपरेटली भी इसका पास कर दूंगा। 2 एसेट्स अकाउंट, एसेट्स कितना का था? बैंक में कितना पैसा आया? 65,000। लॉस कितने का हुआ? डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा टोटल? ठीक है। अब इसको आपको लेजर में एसेट्स के, एसेट्स या मशीनरी 1 लिख लीजिए। मशीनरी 1 के लेजर में ट्रांसफर होगा तो कैसे कैसे सो प्रेजेंट होगा? ऐसे ही तो होगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, सेल ऑफ एन मशीनरी 1 कितना? 12,500। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1 5,000। बैंक अकाउंट मशीनरी 1 कितना हो जाएगा? 65,000। जी हाँ हाँ। चाहे तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, जो देख रहे हो ना डिप्रिसिएशन, ये वाला, या तो यहाँ लिखो, नहीं तो आप 31 मार्च को भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। अगला बताइए क्या होगा? अगला आप खुद पास करिए अपनी कॉपी में, मैं अभी पास कर दूंगा। अगला आप भी खुद पास करिए। 31 नहीं, अभी तो मशीनरी 1 गया है, मशीनरी 2 का डिप्रिसिएशन, मशीनरी 2 तो है ना, उसका बताइए डिप्रिसिएशन। डेट लिखिए, उसका डिप्रिसिएशन कंप्यूट करके बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, बाय डिप्रिसिएशन और मशीनरी 5,000, ऐसे 1 अक्टूबर 2019 तक। समझ में आ गया? अगला एंट्री क्या पास किया आप बताइए, मैं वही वही सेम एज इट इज पास करूंगा। बताइए डेट क्या होगा? 31 मार्च 2000, 2000, 2020।
बाई डेप्रिसिएशन। किस पे? मशीनरी सेकंड पे। कितने का डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए। ओरिजिनल कॉस्ट इसका कितना था? 50,000। कि पूरे साल का निकलेगा कि कुछ महीनों का निकलेगा? पूरे साल का निकलेगा। कितना? 500, 5,000। फिर से 31 मार्च 2020 को और क्या होगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने से? मशीनरी वन। क्या मशीनरी सेकंड बचा हुआ है हमारा? बताइए। मशीनरी वन है? मशीनरी वन तो खत्म हो गया। कब उसका काम खत्म हो गया? 1 अक्टूबर 2019 को ही। कितना कर देंगे? 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 47,500 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? बताइए। 47। अरे 47,500 माइनस 5, 42,500। हम्म। इसका टोटल लगा के बताइए, देखिए टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। टोटल मैच हुआ? तो एक इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाला पॉइंट था, 1 अक्टूबर को कौन कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी फिर से बताइए। 1 अक्टूबर 2019 को 3 एंट्रियां रिकॉर्ड होंगी। लॉस, डेप्रिसिएशन भी उसी दिन रिकॉर्ड होगा और बैंक। और 31 को बाय डेप्रिसिएशन एंड बैंक बैलेंस कैरियर डाउन, क्योंकि हमारा मशीनरी 2 अभी भी हमारे पास है, हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ आगे चलें? हम्म। 3 साल का बोला गया था, 3 साल क्वेश्चन में था, 3 साल के लिए हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन करें इसी टाइप का। चलो ठीक है।